हेलो बच्चों। तो चलिए फाइनली आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के अबाउट पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, लॉ ऑफ मास सेक्शंस। क्या है ये मास सेक्शन, ये समझिएगा बहुत ध्यान से। आप बिल्कुल आपकी नजरें और निगाहें बोर्ड पे ही होनी चाहिए, कहीं और नहीं। तो सुनिए, मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शंस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। हाइपोथेटिकल इक्वेशन क्या है? m1a plus m2b gives n1c plus of n2d। सही है, ये हमारा रिएक्शंस इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का रिएक्शन से आपको पता चल चुका होगा कि इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस होता है। सही या नहीं है? ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शंस है। अभी आपको ये साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अगर ये साइन को हटा देता हूं, सिर्फ ऐसा लिख देता हूं, सिंगल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है ये रिएक्शन। इस रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट कौन है? ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है जल्दी से बता दो? ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? वेरी गुड। ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शंस बोलता है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शंस, बोलो रेट ऑफ रिएक्शंस, सिंपली रिप्रेजेंटेड एज आर। रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of molar concentration of reactant। product of molar concentration of reactant क्या है? यहाँ रिएक्टेंट में क्या क्या चीजें यूज हुई है, पहले ये देखो। A यूज हुआ है, B यूज हुआ है। पीछे वाला बोल रहे सर M1 और M2 भी तो यूज हुआ है। M1 और M2 कोएफिशिएंट है A और B का। ध्यान से सुनिएगा, M1 और M2 क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? A और B का। A का कोएफिशिएंट M1 है, B का कोएफिशिएंट M2 है, जिसको हम प्यार से मूल कॉन्सेप्ट में इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला है। क्या बोला है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट नहीं बोलकर एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है, सही है, साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप लोग भूल गए हैं लगता है स्टोइकियोमेट्रिक। याद है सर? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सही है नहीं है? कौन है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? यहाँ बताओ। A का कौन है? M1 है। B का कौन है? M2 है। C का कौन है बताओ? N1 है। D का कौन सा है? N2 है। क्लियर है क्या? यहाँ तक की कहानी समझ में आती है नहीं आती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या प्रेजेंट है? A और B प्रेजेंट है। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई। आई बात समझ या नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेज टू द पावर, इसका A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बताओ? M1 है। B का क्या है? M2 है। क्या है बात समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज, वर्ड यूज करता हूं अभी, है ना। मोलर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। एक्टिव मासेज यानी कॉन्सेंट्रेशन ही है। क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्या है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्टेंट का ही लेना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं रिएक्शन देता हूं, ध्यान से देखिएगा। N2 + 3H2 गिव्स क्या बना है? 2NH3 बना है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या आने वाला है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है? यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या है? N2 है और H2 है, ये प्रोडक्ट है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। N2 का पावर क्या होगा? 1। H2 का पावर क्या होगा? 3। क्या बात समझ आ गया आप लोगों को? अरे जल्दी बता दो दीदी बैठा। वेरी गुड। तो अगला वाला पॉइंट्स में हम बात करते हैं कि H2 प्लस क्या आने वाला है? I2 गिव्स क्या बना? 2HI। तो बताओ रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शंस क्या होने वाला है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2 into concentration of
I2, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? जल्दी से बताओ सही या नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपके पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा? अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो एक क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। आर आर इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, k इंटू ए के पावर क्या होने वाला है, m1 इंटू बी के पावर क्या होने वाला है, m2। यहाँ पे k क्या है, k इज द रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, इट ओनली बताओ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर्स। आई बात समझ, किस चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड कैटालिटिक कंडीशंस, एंड कैटालिटिक कंडीशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गुड। जल्दी से छापो इस पॉइंट को फटाफट। चलिए लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए फटाफट। इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट लिखा देता हूं, लिखो। Rate of reaction is directly proportional. Rate of reaction is directly proportional. Rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant, active masses of the reactant raised to the power of their respective stoichiometric coefficient, raised to the power of their respective stoichiometric coefficient, raised to the power of their respective stoichiometric coefficient। फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आई बात समझ? अरे हाँ या ना? चलो अगले पॉइंट्स पे आते हैं। रेट लॉ आप लोगों को समझ आ चुका है, तो यहाँ एक वर्ड बार बार डिफाइन की जा रही है, एक्टिव मासेस। क्या है? एक्टिव मासेस। ध्यान से सुनोगे, एक्टिव मासेस क्या है, एक्टिव मासेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक्टिव मासेस कुछ और नहीं बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर को हम एक्टिव मासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल वर्ड क्या यूज किया जाता है, दोनों के लिए हमारे पास क्या वर्ड यूज की जाती है, एक्टिव मासेस। हाँ या ना? एक्टिव मासेस को बेसिकली 3 कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं। कितने में? 3। क्या है? पहला है प्योर सॉलिड और क्या है, प्योर लिक्विड। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हमारे पास एक्टिव मास की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है? एक्टिव मास क्या होती है, जल्दी से बताइए? 1 होती है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए। हमारे पास यही एक्वस फेज के लिए, किसके लिए जल्दी से बताओ? एक्वस फेज। हाँ यार, एक्वस फेज के लिए एक्टिव मासेस की वैल्यू किस में लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। किस में लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। हाँ यार, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मींस मोलारिटी। क्या होता है? मोलारिटी में लिखते हैं। आई बात समझ या नहीं है? मोलारिटी का फार्मूला तो आपको पता ही है ना, मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस और नो? हाँ यार। अब आती है बात गैसियस फेज के लिए। गैसियस फेज, हमारे पास गैसियस फेज के लिए ऑप्शन है, गैस प्रेशर भी लगा सकता है और उसकी कंसंट्रेशन भी हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है? आपके पास मोलर कंसंट्रेशन भी लिखा जा सकता है और क्या लिखा जा सकता है बताओ? पार्शियल प्रेशर भी इसके लिए लिखा जा सकता है। दोनों लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं इसके लिए, लेकिन इसके लिए ऑप्शन क्या खुला है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख पाएंगे। आई बात समझ या नहीं है? और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसके लिए दोनों चीजें लिख सकते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मासेस की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। क्यों 1 होगी ये थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। आगे बात समझ, जल्दी से छाप लीजिए बच्चे लोग फटाफट। हाँ,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्टिव मास से जैसे आपका कंप्लीट होगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे। डू इट फास्ट, जल्दी से। हाँ, हो गया ना बच्चे लोग? नहीं हुआ? वेरी गुड। चलिए देखिए अगले पॉइंट्स पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सही है, ये एक्टिव मासेस आप लोगों का हो गया। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग क्या होगा? हेडिंग बहुत प्यार से डालिएगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को डिराइव करते हैं हम पहले, फिर उसके स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे। सही है नहीं है बच्चों? वेरी गुड, आप लोग तो बहुत ज्यादा समझदार हो। हाँ, मैं इसको कर देता हूँ तब। चलिए इधर देखिए, हमारे पास लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे ये इक्वेशन है m1a + m2d। अब इक्विलिब्रियम है तो आपके साइन ये आएगा, n1c प्लस क्या आएगा बोलो? n2d आएगा। आएगा क्या बच्चों? आएगा। ये वाला फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? ये वाला है तो फॉरवर्ड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बोल सकता हूँ क्या? और ये वाला है जो क्या है? बैकवर्ड है, रेट ऑफ बैकवर्ड बोल सकता हूँ क्या? तो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन बिहेव करेगा? ए और बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी है, ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन ही एक्टिव मास है। हाँ या ना? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द reactant raised to the power their respective stoichiometric coefficient. Yes or no? Yes. तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट प्यार से आएगा जिसको हम K बोल देते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस। और A के पावर यहाँ क्या आ गया? m1 और B के पावर क्या आ गया? दीदी लोग जल्दी बताओ। m2 आया। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। समझ आया नहीं आया? दूसरी पॉइंट यहाँ पे हम क्या चर्चा करते हैं कि अगर आरबी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस लिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट की तरफ कौन काम करेगा? C और D। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर क्या होगा बोलो? n1 और n2। इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट K भी दे दूं क्या? K into A के पावर n1 और D के पावर C के पावर n1 और D के पावर n2। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। किसी को दिक्कत नहीं? अब हमने क्या पढ़ा है कि एट इक्विलिब्रियम चीजें क्या होती है? एट इक्विलिब्रियम चीजें क्या होती है? जल्दी से बताओ। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या होती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम यहां से दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें क्या? kf इक्वल टू a के पावर क्या लिखते हैं? m1 और b के पावर क्या लिखते हैं भाई साहब? m2 इक्वल टू kb इनटू क्या लिख सकते हैं? c के पावर n1 और d के पावर बोल दो भाई साहब। हाँ या ना? n2 आने वाला है। यस और नो? अब हमने क्या किया? हम ठहरे भैये, हाँ दिमाग थोड़ा भैये वाला लगा। ये वाला जो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट एक साइड लेकर आ जाएंगे। हाँ या ना? यानी kf डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बोलो? kb इक्वल टू ये नीचे लेकर आ रहा है दीदी समझ? गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जल्दी से बताओ? C के पावर क्या आएगा? n1 और D के पावर क्या आएगा? n2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? A के पावर बोलो m1 और B के पावर क्या आने वाला है? m2। कितने लोगों की बात समझ में आया? आया नहीं आया? तो ये kf और kb दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट दे सकता है क्या? इस नए कांस्टेंट को हम आज से k इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? k इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बताओ? k इक्विलिब्रियम। k इक्विलिब्रियम। क्या है बात समझ में आई? आगे कुछ जल्दी से फटाफट छापो, फटाफट छाप लो बेटा। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने छाप लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए लिखिए, पॉइंट लिखिए। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का अब स्टेटमेंट लिख लेंगे। जो मैंने इधर लिखा है उसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सही है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट है। क्या है ये? प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट मींस क्या? मल्टीप्लाई। और वो भी किसका है? रिएक्शन प्रोडक्ट का है। उसका क्या है? रेज़ टू द पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्या है? प्रोडक्ट ऑफ
molar concentration of reactant raised to the power their respective stoichiometric coefficient gives a constant value is known as equilibrium constant। हाँ है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो लिखो, at a given temperature the product of at a given temperature the product of concentrations the product of concentration of the reaction products raised to the power their respective stoichiometric coefficient raised to the power of their respective stoichiometric coefficient in a balanced chemical equations divided by the product of concentrations of the reactant raised to the power of their respective stoichiometric coefficients gives a constant value and this constant value is known as equilibrium constant and this constant value is known as equilibrium constant and this law is known as law of equilibrium and this law is known as law of equilibrium क्या हो गया बच्चों, जल्दी से बता दो, ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। आई बात समझ या नहीं है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। तो अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। आई बात समझ या नहीं है, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल से मैं लेके आपको समझाता हूं। जैसे N2 plus 3H2 gives क्या है, 2NH3 है। N2 plus 3H2 gives 2NH3 है। हमारे पास क्या बनने वाला है, ध्यान से सुनना। इसके लिए अगर मेरे से बोला गया कि इक्विलिब्रियम लिखो, के इक्विलिब्रियम, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बताओ, NH3। प्रोडक्ट में क्या है, NH3, तो प्रोडक्ट में यानी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 लिखूंगा। इसका स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 2 है। हाँ या ना, डिवाइडेड बाय क्या करिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 का पावर 1, N2 1 है और H2 का पावर कितना है, वो दीदी बोर्ड पे देखो। हाँ या ना, क्या आया, H2 का पावर क्या आया, 3 आया। ये बात समझ आया नहीं आया। एक चीज ध्यान रहे कि इनका स्टेट सबका गैस है। क्या है, गैस है। पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा, वो दीदी पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा, इनका स्टेट गैस है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड रहता तो इग्नोर करते, हम उसको नहीं लिखते, उसकी वैल्यू 1 लिखते। क्या लिखते, 1 लिखते। समझ आया नहीं आया। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फर्दर क्लासिफाई करता हूं। H2 plus I2 gives 2HI बना है। सही है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। सही है नहीं है। यहां पे के इक्विलिब्रियम आप क्या लिखते बताना, के इक्विलिब्रियम क्या लिखते, HI, कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2 आता, डिवाइडेड बाय क्या आता, कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 1 और I2 का पावर क्या आता, बोलो 1 आता। हाँ यार, जल्दी से दो एग्जांपल छापिए, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता हूं। डू इट फास्ट प्लीज। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करिए। डू इट फास्ट।
तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? पहले भी सर ऐसे ही करना नहीं, बच्चे रहते थे, एक बार मैं स्टार्ट करता था तो रुकता कहाँ था, लिखने का टाइम नहीं दे रहा था, मैं बहुत कम देता था। फिर हम लोग कैसे लिखते हाँ? वीडियो कैसे नहीं, उसी टाइम। आप लोग थोड़ा स्लो हो गए, वो दिक्कत ये है। मैं भी स्लो हो गया हूँ, इस सेंटर पे तो बहुत स्लो हो गया। माइनस आई के आता है नहीं आता है? चलिए आगे चलते हैं, यस सर अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मैंने बोला, जल्दी से बताओ। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, EQ डॉट डॉट M का मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया इसको? 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 कैटेगरी है। कौन कौन सा? एक है Kp, दूसरा है Kc और तीसरा है Kx। क्या है? Kp, Kc और Kx। आई बात समझ? क्या है Kp, Kc, Kx? इक्विलिब्रियम। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ, बोलो किसके? पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ। Kp कहलाएगा। और आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ, बोलो, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखा। क्या लिखा? इन टर्म्स ऑफ CONC, कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस लिखा तो क्या बोलेगा? ये KCl से बोलेंगे इसको। सही है क्या? वही अगर आपने Kx, क्या है? x इंडिकेट करता है मोल फ्रैक्शन को। किसको इंडिकेट करता है? यहाँ P पार्शियल प्रेशर को, C कंसंट्रेशन को, x मोल फ्रैक्शन को। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, बताओ, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसमें ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? बोलो जल्दी से बताओ, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Kp और Kc। तो आपको बता दूं, Kp किसके लिए लिख सकते हो? ओनली फॉर गैसेज। किसके लिए? ओनली फॉर गैसेज। हाँ या ना? और ये किसके लिए लिख सकते हो? बताओ। गैसेज के लिए भी लिख सकते हैं और किसके लिए लिख सकते हैं? एक्वस फेज, दोनों के लिए लिख सकते हैं। हाँ या ना? बिकॉज दोनों के लिए हम कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। दैट मींस Kc दोनों के लिए लिखा जा सकता। Kc मैंने को लिखा, सॉरी, हाँ नहीं बिल्कुल सही है। ये आपने क्या लिखा कि ये मैंने क्या बोला? गैसेज के लिए Kp लिखोगे। आई बात समझ या नहीं है? और Kc किसके लिए लिखना है? जल्दी से बताओ। एक्वस फेज। गैसेज के लिए नहीं। गैस का तो हमारे पास, गैस के लिए हमारे पास क्या होती है? प्रेशर अप्लाई होती है, तब आप लिख पाओगे। एक्वस प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाता है तो क्या लिख पाओगे? जल्दी से बताओ। क्या लिखने वाले हो? Kc लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो? Kc। पहले लिखो, मैं फिर लिख के बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें होने वाली है। जल्दी से करिए। एक्वस फेज के लिए सही है क्या? यहाँ पे एक गैसियस लिखा था ना मैं आप लोगों के लिए। मैं बताऊंगा कि गैसियस के लिए भी कैसे आता है। चलो लिख ही लो गैसियस। गैसियस फेज लिख लो। क्यों? मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ, डू इट फास्ट। जी हाँ, साइड भी आप लोगों को। अच्छा, Kx के बारे में क्या ख्याल है? Kx किसी के लिए भी लिख सकते हो। हाँ, Kx किसी के लिए भी लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है, ये लिख के मैं बताता हूं कि Kp Kc कैसे लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं। सही या नहीं है? जैसे ये इक्वेशंस आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, इक्वेशंस आपके सामने लिखा हुआ है PCl5। ये क्या है? गैस है। हाँ, PCl5 गैस है। और क्या है? बोलो जल्दी से बताओ। क्या मैंने लिखा? PCl5 गैस है और PCl3 गैस है और क्या है? बोलो Cl2 गैस है। ये गैस है तो गैस के लिए मैंने क्या बोला था? कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं और प्रेशर भी लिख सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं और प्रेशर भी लिख सकते हैं तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हो तो उसको Kc बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Kc। अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम?
केपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केपी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, है ना। अगर आपको केसी लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे बताओ? कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या है, ये दो चीजें हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन आप क्या लिखोगे? PCl3 का पावर क्या आएगा? अरे कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 है ना, और Cl2 का पावर क्या आएगा दीदी बताओ जल्दी से? 1 डिवाइडेड बाय PCl5 का पावर 1। दिस इज योर केसी। Kp कैसे लिख सकते हैं इसका? Kp इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। P ऑफ PCl3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैं लिख देता हूं एक जरा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, P ऑफ PCl3 क्या होगा बोलो? पार्शियल प्रेशर। क्या होगा बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। अब कुछ दीदी को तो यही नहीं समझ आ रहा पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना। जैसे इस रूम में हम हैं, इस रूम में हम मान लो कि गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं रूम पे, हम 5-6 जन हैं, सब लोग इस रूम में प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो मेरी वजह से, सिर्फ एक बंदे की वजह से इसमें कितना प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। यानी इंडिविजुअल पर्सन कितना प्रेशर लगा रहा है इस वॉल पे, वो क्या कहलाएगी? उस पर्सन की पार्शियल प्रेशर कहलाएगी। टोटल प्रेशर क्या होगी? सबकी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो ये आपको पार्शियल प्रेशर, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ आई होगी। क्या होता है? P ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 को इंडिकेट करेगा। का पावर बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का पावर क्या आएगा? 1 आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 भी, वो भी गैस ही है, इसका भी पावर 1 होगा। सही है नहीं है? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, N2, ये वाला मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं बार-बार देता हूँ। सही है नहीं है? ये आई थिंक लिखा भी होगा, चलो लिखा होगा तो दूसरा लिख देते हैं। हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं। 2A गैस प्लस 3B गैस है, गिव्स क्या बना है बोलो? 2C प्लस 5D गैस बना है। हाँ या ना? आई बात समझ बच्चों? तो ये इसके लिए हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं पहले ये बताओ। सारे के सारे गैस में है तो हम Kp भी डिफाइन कर सकते हैं और Kc भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही बताओ Kc की वैल्यू क्या होने वाली है। कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे बच्चों? C का पावर क्या जाएगा? 2। फिर कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे? D का पावर क्या जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन बोलो A का बोलो 2 लिखेंगे, और बताओ B का क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। क्या है बात समझ में आया? दिस इज द Kc। Kp क्या लिखेंगे बोलो प्रेशर के टर्म्स में? तो यू कैन से दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ C के पावर क्या जाएगा बोलो? 2 जाएगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर क्या जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर क्या जाएगा? 2। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पावर क्या जाएगा? 3। आगे बात समझ आ रही है? यस और नो? पक्के से आया? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास Kc की वैल्यू है, कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, Kc की वैल्यू कुछ ऐसे दी गई है कि हमारे पास C का पावर अगर 2 दिया हुआ है और D के पावर 1 दिया हुआ है और A का पावर 5 दिया हुआ है और B का पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो बोला कि आप क्या लिखो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखो। क्या बोला? Kc की वैल्यू दे दिया और उल्टा बोला कि अब आप रिएक्शन लिखो। अभी तक क्या आपको दिया जा रहा था? रिएक्शन दिया जा रहा था और आप Kc लिख रहे थे। अब इस बार आपको Kc दिया हुआ है और रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। सही है, देखो कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या एरो इंडिकेट करता है, आपके पास इधर प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट। इसमें बताओ कौन रिएक्टेंट है? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। नीचे वाला रिएक्टेंट है, यानी A और B दो ही चीज से मिलकर ये बना है। हाँ या ना? और बना क्या है बताओ? दो चीज बना, C और D। C का कोएफिशिएंट कितना बोलो? 2 है। D का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। बताओ A का कोएफिशिएंट 5 है, B का कोएफिशिएंट क्या है? 2। दिस इज सो सिंपल मैन। हाँ यार, आया क्या समझ? अरे यस और नो? जल्दी से बता। आ गया बच्चे लोग? पक्के से है ना? अच्छा, एक चीज और आप दिमाग लगाओ कि एक ही रिएक्शन के लिए हम Kp भी लिख रहे हैं और एक ही रिएक्शन के लिए Kc भी लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों के बीच कोई रिलेशन होने वाला है। Kp और Kc के बीच क्या होने वाला है? रिलेशन। अच्छा, इसके लिए अगर Kx लिखना होता तो क्या लिखता मैं बताओ? Kx बोले तो समझ में आया नहीं यार? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो क्या होता? x ऑफ PCl3 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 का पावर 1, फिर x ऑफ Cl2 का पावर क्या लिखता? 1
डिवाइडेड बाई x और PCl 5 का पावर 1 लिखने आना चाहिए, बात समझ में आ गया। इसके लिए अगर मैं लिखता बोलो kx तो क्या होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मोल फ्रैक्शन ऑफ C का पावर क्या आ जाएगा 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ D का पावर क्या आ जाएगा 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के पावर क्या आ जाएगा 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ B का पावर क्या आ जाएगा 3। क्या है, बात समझ आया नहीं आया? ओ आया क्या? ओ भैया छापो जल्दी से, फटाफट छापो। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना, यहाँ पे आती है बात रिलेशनशिप की। किसकी आती है? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं हाँ? और आने वाले आपके एग्जाम में भी हो सकता है ये क्वेश्चन को। सही है, क्या मैंने बोला जल्दी से बताओ? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्या है क्वेश्चन? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो इसको डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है डिराइव करने का, बहुत ही आसान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन m1a प्लस m2b ये मेरा फेवरेट इक्वेशन है ना? यहाँ n1c प्लस n2d था। यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप इस रिएक्शंस के लिए kc लिखो तो लिख पाओगे क्या? ये सारी चीजें गैस के अंदर है। किसके अंदर है? गैस के अंदर है, तभी आप kp की डिफाइन कर पाओगे। kc पूछूं तो लिख पाओगे क्या? बोलो हाँ यार। kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ c के पावर n1, d के पावर बोलो n2, हाँ या ना? और बताओ a के पावर m1 और b के पावर बता दो भाई साहब m2। kp क्या लिखोगे? सोचो क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ c, pc प्रियंका चोपड़ा नहीं है हाँ? pc की बात करो, pc के पावर n1 और pd के पावर बोलो n2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? pa के पावर m1 और pb के पावर बता दो भाई m2। अरे बहुत ही शानदार। अब क्या करना है देखो, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ। देखिएगा, हमने अगर ये गैस है तो ये इक्वेशन हम जरूर अप्लाई कर सकते हैं, Pv इक्वल टू nRT। क्या अप्लाई कर सकते हैं? Pv इक्वल टू nRT। जब Pv इक्वल टू nRT अप्लाई कर सकते हो तो P इक्वल टू n by v भी लिख सकते हो, n by v RT। n by v अभी देखा देखा लग रहा है क्या? n by v क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशंस। क्या होता है बोलो? कॉन्सेंट्रेशंस इनटू RT। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि Pa ले रहे हो, पार्शियल प्रेशर A का ले रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन किसका लोगे? A का। कंसंट्रेशन ऑफ A into RT। अच्छा एक चीज और आप ध्यान से देख रहे होगे कि मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट कुछ और नहीं बेटा, कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? कंसंट्रेशन को। इंपॉर्टेंट है। तो Pa इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A into RT। सिमिलरली Pb इक्वल टू क्या लिखते बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ B into RT। Pc क्या लिखते? कंसंट्रेशन ऑफ C into RT। और Pd क्या लिखते बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ D into RT। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन 2 दे देते हैं, ये सारे वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या आने वाला है? सोचो, Kp इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? Pc के जगह पे क्या आया बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ C into RT के पावर क्या लिख सकते हैं बताओ? n1। Pd के जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ D into RT के पावर क्या लिख सकते थे? n2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और यहाँ पे A की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ A into RT के पावर बता भाई m1, और इधर कंसंट्रेशन ऑफ B into RT के पावर क्या लिख सकते हैं बताओ? m2। वाले आया क्या? ओ पीछे वाले कुछ तो बोलो। गुड। अब यहाँ पे एक मैथ्स में आपको बेसिक रूल सिखाई जाती है। A into B के पावर m इक्वल टू क्या होता है? A के पावर m into B के पावर m होता है। A के पावर A into B के पावर m होता है तो A के पावर m और B के पावर m अलग अलग कर सकते हो। एक और चीज सिखाई जाती है, A के पावर m into B के पावर m अगर होता है n होता है तो क्या लिखते हैं? सॉरी, A के पावर m into A के पावर n होता है तो A के पावर m प्लस n कर देते हैं, यानी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। एक और सिखाया जाता है A के पावर m अपॉन A के पावर n इक्वल टू A के पावर m माइनस n। ये मैथ्स की छोटी सी रूल है जो आपको क्लास 9th में सिखाई गई होगी। नहीं सिखाई गई हो तो बेटा देख लो, सीख लो, बहुत जरूरी है। यहाँ पे Kp इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ, C के पावर n1 लिखूं है ना? यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर n2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचा था? RT के पावर क्या लिख सकता हूँ? n1। यहाँ पे क्या बचा बताओ? RT के पावर n2 बचा, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ? A के पावर m1
b के पावर क्या लिख सकता हूँ बोलो m2 और क्या बचा rt के पावर m1 और इधर rt के पावर क्या लिख सकता हूँ m2। क्या ये देखा देखा टर्म लग रहा है क्या? ये ऊपर में कहीं लिखा है क्या? ये क्या है? केसी है। क्या है बोलो? केसी। यानी ये केपी इक्वल टू क्या है? केसी इनटू क्या लिख सकता हूं बताओ? ये आरटी बेस सेम है, पावर ऐड होगा क्या? आरटी के पावर n1 प्लस अब क्या आया n2 डिवाइडेड बाय क्या आया बोलो? आरटी के पावर क्या आया बच्चों? m1 प्लस ऑफ m2। यहां पे कौन सा लॉ अप्लाई करो जल्दी से बताओ? बेस सेम पावर डिवाइड में है, बेस सेम है पावर माइनस हो जाएगा क्या? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? सोचो, आप खुद ही सोचो। Kp इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? Kc इनटू Rt के पावर n1 प्लस ऑफ n2 माइनस m1 प्लस ऑफ m2। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। इसी को प्यार से मैं लिखूंगा Kp इक्वल टू Kc इनटू Rt के पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng भूल गए क्या? थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ये n1 n2 क्या है? n1 और n2 क्या है? अरे भाई साहब बोल दो यहाँ डेल्टा Ng क्या है? यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा Ng क्या है बोलो? n1 प्लस ऑफ n2 माइनस क्या है? m1 प्लस ऑफ m2। हाँ या ना? n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मैं लिख ही देता हूं, अदरवाइज आप भूल जाओगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस बताओ माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखोगे? गैसियस रिएक्टेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? हाँ या ना? तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Kp इक्वल टू Kc इनटू Rt के पावर डेल्टा Ng। जितना जल्दी छापना चाहते हो छाप लो बेटा, डू इट फास्ट। चलो अब हम क्या देखने वाले हैं? Kc और Kp के बीच हमने रिलेशन देख लिया। क्या आया जल्दी से बताओ? Kp और Kc के बीच रिलेशन आया Kp इक्वल टू Kc इनटू Rt के पावर क्या आया बच्चों? डेल्टा Ng आ चुका है। ये रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या-क्या केसेस बन सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला केसेस जो है, सबसे पहला जो केसेस आपके सामने मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? इफ डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। डेल्टा Ng 0 का मतलब क्या हुआ? देखो Kp इक्वल टू Kc इनटू Rt के पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 होने का मतलब क्या होता है वैल्यू? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो यहाँ से Kp इक्वल टू क्या करिएगा? Kc। आई बात समझ आनी है? पहला केस समझ आया क्या? एग्जांपल देखो, ले लो एग्जांपल। 2HI गिव्स क्या बना है? H2 प्लस ऑफ I2। ये गैस में होने चाहिए। गैस है या नहीं है? बोलो हाँ है ना? तो डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ। प्रोडक्ट में कितना? इसका 1 है, इसका भी 1 है। अरे हाँ या ना? 1 प्लस 1 माइनस क्या करिएगा? 2। क्या आएगा? 0। अरे आ गया क्या डेल्टा Ng? हाँ या ना? दूसरा एग्जांपल देखिए, ले ले एग्जांपल। वेरी गुड। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। CO प्लस O2 गिव्स CO2। क्या बना है? CO2 बना है। सही है? CO प्लस O2 गिव्स क्या बना है? लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैलेंस नहीं होगा। ये वाला दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। 2A प्लस B, यहाँ पे गैस है और यहाँ भी गैस है। गिव्स क्या बना है बताओ? गिव्स क्या बना है? 3C बना है। तो बताओ ये भी गैस है, तो बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? 3। प्रोडक्ट में 3 मोल्स है और रिएक्टेंट में कितने मोल्स है? 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 आया। तो केस 1 आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताओ। केस 1 क्लियर है? केस 2 पे थोड़ा चर्चा करते हैं। केस 2 की अगर मैं बात करूं, इधर लिखता हूं। हाँ, केस 2 पे जब मैं चर्चा करता हूं तो केस 2 में क्या होगा? डेल्टा Ng की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी, डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर होगी, दैट मींस Kp इक्वल टू Kc इनटू Rt के पावर डेल्टा Ng, ये ग्रेटर देन 0 है। यानी कि Kc में कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा तब जाके Kp आएगा। Kc में कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा तब जाके Kp आएगा। इसका मतलब क्या है कि Kp बड़ा आएगा किससे? Kc से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Kp इज ग्रेटर देन द
केसी। एग्जांपल देखो, हाँ या ना, एग्जांपल देखने की कोशिश करें, जल्दी से बताओ। 2NH3 गिव्स क्या बना है, N2 प्लस ऑफ 3H2 गिव्स, यस और नो। यहाँ पे बताओ क्या है, डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ, बताओ 1 प्लस 3 कितना है 4, माइनस क्या होगा बोलो 2 होगा, हाँ या ना, यानी कि 2 आने वाला है डेल्टा Ng की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। दूसरा एग्जांपल देखिए, PCl5 गिव्स क्या बना है, PCl3 प्लस ऑफ Cl2 गैस, अरे हाँ या ना, बताओ क्या बना, जल्दी बोलो। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा 1 इक्वल टू 1, अरे आया क्या, हाँ या ना, दो केसेस समझ आया आप लोगों को। तीसरा केस भी इधर देखिए तो, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है नहीं हाँ, कट जा रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। ओके। यहाँ पे देखते हैं केस थर्ड के बारे में, अभी दिखाई दे रहा होगा, चेक करिए। केस थर्ड की जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो यहाँ अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा, डेल्टा Ng जब लेस देन 0 होगा तो Kp किसके बराबर हो, Kp लेस देन क्या होने वाला है, Kc, Kp लेस देन क्या होने वाला है, Kc। आगे बात समझ, अरे हाँ यार, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, वही रिएक्शन से ये उल्टा थोड़ा कर देते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बताओ इस रिएक्शंस में हमारे पास क्या आ रही है चीजें, बताओ बताओ क्या आ रही है, डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ 2, सही है नहीं है, 2 माइनस 1 प्लस 3 क्या आया बताओ, -2 आया, हाँ या ना। तो इस इक्वेशंस के लिए, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, -2 है, तो इस केस में Kc ग्रेटर होगा देन द Kp, अरे हाँ या ना, यस और नो। एक और एग्जांपल लेते हैं, CO प्लस O2 गिव्स क्या बना है, CO2 बना है। रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हाफ में लिख रहा हूँ, ये गैस है, ये गैस है। डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ क्या आने वाला है, डेल्टा Ng इक्वल टू प्रोडक्ट में कितना CO2 का मोल है बोलो, 1, कितना है 1, रिएक्टेंट में कितना है बोलो, यहाँ भी 1 है और प्लस हाफ है। आई बात समझ क्या, ये माइनस हाफ आया नहीं आया, और माइनस आप डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा नहीं होगा, अरे लेस देन 0 होगा ना, तो ये वाले केसेस है, इसकी वैल्यू ये होगी। क्या है बात समझ में आया, तीनों केस क्लियर है बच्चे आप लोगों को, तो छाप लो जल्दी से, फटाफट छापो। चलिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ये छाप दिया होगा आप लोगों ने, सही है। अच्छा क्वेश्चन से पहले एक और चीज बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं एक साथ, समझ आई बात आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से, कहानी सुनिए। अब यूनिट्स की बात होगी, किसकी बात होगी, यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc। यूनिट्स क्या होगा इसका, आप लोगों ने अभी Kp की वैल्यू या Kc की वैल्यू क्या लिखा था, Kp की पार्शियल प्रेशर ऑफ C के पावर n1, मेरा फेवरेट इक्वेशन याद है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ D के पावर n2 लिखा था नहीं लिखा था, अरे यही इक्वेशंस m1a प्लस m2b, भूल गए क्या भाई, n1c प्लस n2d, हाँ ना, जल्दी से बोलो, ये लिखा था ना। फिर यहाँ क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर m1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पावर बोलो m2। तो यहाँ Kp की जो यूनिट आएगी वो क्या, प्रेशर की यूनिट क्या होती है बताओ, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है क्या, अरे प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है क्या, एटीएम के पावर n1 और ये भी एटीएम के पावर क्या आया n2, डिवाइडेड बाय बोलो एटीएम के पावर m1 और एटीएम के पावर बताओ क्या आने वाला है m2। एटीएम बेस से में पावर क्या हो जाएगा बता दो, एड n1 प्लस ऑफ क्या जाएगा n2 डिवाइडेड बाय एटीएम के पावर बोल भाई m1 प्लस ऑफ m2। फाइनली क्या आने वाला है बोलो, एटीएम के पावर n1 प्लस ऑफ n2 माइनस क्या आने वाला है m1 प्लस ऑफ m2। अरे हाँ है ना, यानी कि डेल्टा Ng नहीं है क्या, है ना, यानी एटीएम के पावर क्या आने वाला है डेल्टा Ng, यस और नो। तो Kp के यूनिट में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं Kc के यूनिट पे, कहाँ आते हैं, Kc के यूनिट पे। Kc की यूनिट कैसे लिखेंगे ये सोचेंगे ध्यान से, हाँ। Kc हम इस इक्वेशंस के लिए क्या लिखते हैं ये देखोगे, बहुत सिंपल तरीके से। Kc हम क्या लिखते हैं, Kc इक्वल टू क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर n1 और कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर n2 डिवाइडेड बाय बोलो A के पावर क्या आएगा m1 और B के पावर क्या आएगा m2 आएगा, सही है नहीं है। कंसंट्रेशन C का खुद एक कंसंट्रेशन यूनिट होता है, CONC के पावर n1 और CONC कंसंट्रेशन के पावर n2 डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन के पावर
m1 और कंसंट्रेशन के पावर क्या आने वाला है m2। सही है नहीं है? यहाँ से आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन के पावर n1 प्लस ऑफ n2 और कंसंट्रेशन के पावर क्या आएगा m1 प्लस ऑफ n2। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड, सभी लोग समझदार हो गए। अब ये क्या हो जाएगा बता दो, कंसंट्रेशन के पावर क्या लिखूंगा बताओ, n1 प्लस ऑफ n2 और यहाँ क्या लिखूंगा माइनस m1 प्लस ऑफ m2। अब ये देखो यहाँ क्या मैं कंसंट्रेशन के पावर डेल्टा n लिखूं या डेल्टा nj लिखूं? डेल्टा n ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये गैस के लिए भी डिफाइन होता है और एक्वस के लिए डिफाइन होता है। जी लिख देने का मतलब आप फिक्स कर दिए कि गैस के लिए डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलारिटी। क्या होता है? मोलारिटी का पावर डेल्टा n, या मोल पर लीटर का पावर क्या लिखते हैं हम, डेल्टा n। हाँ या ना? क्या बात समझ में आया बच्चों? यस और नो? Yes. गुड। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। यहाँ तक फ्रेम आ रहा है ना? क्लियर है? ये फ्रेम यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो, आ रहा है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ केसी, द यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्शन 2SO3 गिव्स क्या है बच्चों, 2SO2 प्लस क्या आएगा, O2। सही है, ऑप्शंस ए दे देता हूं, मोल स्क्वायर क्या है, लीटर पर लीटर स्क्वायर है। हाँ, बी ऑप्शंस क्या है, मोल पर लीटर है। सी ऑप्शंस क्या है, मोल इनटू लीटर है। सही, और डी ऑप्शंस क्या है, लीटर पर मोल है। हाँ, लीटर पर मोल है। सही है क्या? ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है which of the following reactions has Kp greater than Kc। Kp की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए Kc से। ऑप्शंस आपके सामने ये रहा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स क्या होना चाहिए, 2NH3 गैस। यह है। बी ऑप्शंस क्या है, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स क्या है बताओ, 2HI गैस। सी ऑप्शंस क्या है, सी ऑप्शन आपके लिए PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स क्या बना होगा, PCl5 गैस बना होगा। डी ऑप्शंस आते हैं 2SO3 गैस, सही है, प्लस 2SO3 गैस गिव्स क्या बना है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। ये दो क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग जल्दी से इस दोनों क्वेश्चन को ट्राई करके बताइए। हार्डली 2 मिनट लगेगा। डू इट फास्ट बच्चों। चलिए बोर्ड पे देखिए, जिनको नहीं समझ है, बहुत सिंपल था ये। आपको क्या करना था इसमें, ये इसके लिए डेल्टा n निकालना था। डेल्टा n कितना है, इधर प्रोडक्ट में O2 का 1 मोल है, SO2 का 2 मोल है, तो टोटल डेल्टा n के लिए प्रोडक्ट का मोल 2 + 1 3 हुआ, और माइनस कितना आया बोलो, 2 आया। तो 3 - 2 क्या हुआ, 1 हुआ। 1 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास Kc की यूनिट पूछा था ना, Kc ये निकाला था आपने ना, जनरल यूनिट मोल बाय लीटर का पावर डेल्टा n। हाँ ना, डेल्टा n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ यूनिट क्या डालोगे, मोल बाय लीटर, और मोल बाय लीटर सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है, इसी को हम मोल बाय लीटर बोलते हैं। हाँ यार, आई बात समझ। पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि किसमें Kp क्या है, जल्दी से बताओ। Kp ग्रेटर देन क्या है, Kc है। तो आपको सिंपली क्या यहाँ चेक करना था, मैंने केसेस दिखाए थे, उस केसेस में मैंने क्या बताया था, Kp कब ग्रेटर होता है Kc से, जब डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर होता है। इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, -2 है। प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में 4 मोल है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल होता है 2 - 4 -2 होता है। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 2 0 होता है। सही है, 2 - 2 0, इधर 1 है और इधर 2 है। 1 - -2, 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है। इधर देखो 2 + 1 3 - 2 1 होता है। सो D is the right one. Is it clear to you बच्चा? हाँ या ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए जल्दी से फटाफट बच्चों।
है ना, एक क्वेश्चन बनता ही है कि एट, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन कि एट 1000 केल्विन, कहां पे भाई साहब, एट 1000 केल्विन the value of Kp for the reactions, the value at 1000 Kelvin, the value of Kp for the reactions PCl5 gives क्या है, PCl3 plus Cl2 is 20 R दिया हुआ है, R के टर्म में दिया हुआ है, हाँ R, then find Kc, कैसे करोगे, Kp की वैल्यू दिया गया है और Kc फाइंड आउट करना है, सही है। किसी क्वेश्चन में Kc दे दिया होता तो Kp पूछ लिया होता, कैसे निकलता, Kp Kc के बीच एक ही रिलेशन है जो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, Kp इक्वल टू Kc, क्या बोलो, Kp इक्वल टू क्या पढ़ा था, Kc इंटू RT के पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng कितना है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, 1 + 1 2 मोल माइनस 1 मोल बचा, यानी इस इक्वेशन में क्लियरली दिख रहा है डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है। तो Kp की वैल्यू अपने को दी गई है, कितना दी गई है बच्चों, 20 R दिया गया है, अरे हाँ यार क्वेश्चन में दिया है, इक्वल टू Kc निकालना है, R की वैल्यू R रहने दो बिकॉज़ R ये दिया हुआ, R गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू, R की वैल्यू आपको कितने लेनी होगी, एटीएम में 0.0821, 0.0821, सही है नहीं है, यूनिट क्या होती है, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, सही है नहीं है, बोलो है ना, गुड। तो मैं R अभी रहने देता हूं, टेंपरेचर कितना बताओ, 1000 है, हाँ यार, अरे यस और नो, डेल्टा Ng के बाद 1 है, यहां से R कैंसिल हो जाएगा, क्या पावर 1 ही है ना, तो Kc की वैल्यू क्या है बताओ, 20 अपॉन क्या है 1000, 0 से 0 कैंसिल, 2 अपॉन 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 10⁻⁻² क्या -2, ये बात समझ आया नहीं है। तो इतने सिंपल तरीके से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यस और नो, Yes. वेरी गुड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir.